स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह लगते हैं, है ना। हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और पलक झपकते ही एक एकदम सटीक जवाब स्क्रीन पर आ जाता है। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है? हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड 5 और जे अलामार तथा मार्टिन ग्रूटनडोर्स की शानदार किताब हैंड्स ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम एक प्रॉम्प्ट की पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे और समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर असल में काम कैसे करता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। मुख्य तंत्र, इनपुट प्रोसेसिंग, इंजन रूम, आउटपुट लेयर और सबसे आखिर में इसके वास्तविक दुनिया के परिणाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य तंत्र की, यानी ऑटो रिग्रेसिव लूप। तो जब कोई मॉडल टेक्स्ट लिखता है तो वो पूरे वाक्य को एक ही बार में नहीं सोच लेता, बल्कि वो एक समय में सिर्फ एक कदम आगे बढ़ता है। इसे ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अपनी ही पिछली भविष्यवाणियों का इस्तेमाल करके ये तय करना कि अगला टोकन या अगला शब्द क्या होगा, ये प्रक्रिया एक बार में सिर्फ एक ही टोकन जनरेट करती है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। ये एक लगातार चलने वाला लूप है। सबसे पहले फॉरवर्ड पास होता है, जहां मॉडल पूरे इनपुट को अपने नेटवर्क से गुजारता है। इसके बाद ये डिक्शनरी के हर संभावित टोकन के लिए एक आउटपुट प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता स्कोर देता है। फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन में से एक टोकन को चुना जाता है और उस नए टोकन को हमारे ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में जोड़ दिया जाता है। और फिर ये नया बड़ा प्रॉम्प्ट अगले फॉरवर्ड पास के लिए नया इनपुट बन जाता है। यही चक्र लगातार चलता रहता है। अब यहां एक जरूरी बात समझना है कि सभी ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक जैसे नहीं होते। जनरेशन मॉडल्स जैसे जीपीटी या फाई खास तौर पर इसी ऑटो रेग्रेसिव तरीके से टेक्स्ट जनरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्ट जैसे रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स पूरे टेक्स्ट को एक ही साथ देखते हैं ताकि वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। वो ऑटो रेग्रेसिव नहीं होते हैं। तो मॉडल कैसा काम करेगा, ये पूरी तरह से उसके डिजाइन पर निर्भर करता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, इनपुट प्रोसेसिंग, जिसमें हम टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग्स को समझेंगे। मॉडल सीधे तौर पर हमारी भाषा या शब्दों को नहीं समझते, उन्हें सिर्फ गणित और संख्याएं समझ में आती हैं। तो यहाँ टोकनाइजर एक अनुवादक या ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। यह हमारी भाषा के रॉ टेक्स्ट को लेता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों, जिन्हें हम टोकन कहते हैं, में तोड़ देता है और फिर अपनी एक बहुत बड़ी शब्दावली या वोकैबुलरी टेबल का इस्तेमाल करके हर टोकन को एक खास नंबर दे देता है, जिसे टोकन आईडी कहते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 32,064 सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है। Phi-3 मॉडल में इस्तेमाल होने वाली टोकन वोकैबुलरी का ये बिल्कुल सटीक आकार है। जरा सोचिए, मॉडल दुनिया भर की सारी जानकारी और भाषा को इन्हीं 32,000 से थोड़े ज्यादा टोकन्स के कॉम्बिनेशन के रूप में समझता है। ये वास्तव में डेटा के विशाल पैमाने को समझने का एक शानदार तरीका है। और अब एक और हैरान करने वाला नंबर देखते हैं, 3072। जब एक टोकन को उसकी आईडी मिल जाती है तो उसे एक एम्बेडिंग में बदल दिया जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक साधारण से शब्द के पीछे 3000 से ज्यादा संख्याओं की एक पूरी लिस्ट छिपी होती है। हम इंसानों के लिए एक साथ 3000 चीजें याद रखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मॉडल इन्हीं संख्याओं के जरिए उस शब्द के गहरे अर्थ और उसके कॉन्टेक्स्ट को गणितीय रूप में एनकोड कर लेता है। कमाल है ना? चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से में, इंजन रूम, जहां हम ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स को अनपैक करेंगे। इस इंजन रूम के ठीक बीचों बीच ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स होते हैं और यहाँ दो बेहद अहम मैकेनिज्म काम करते हैं। पहला है सेल्फ अटेंशन लेयर। ये लेयर हर एक टोकन को वाक्य में मौजूद बाकी सभी टोकन्स पर ध्यान देने की अनुमति देती है। यही वो जगह है जहां असली संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट बनता है। जैसे ये समझना कि बैंक का मतलब नदी का किनारा है या फिर कोई बैंक जहां पैसे जमा होते हैं। दूसरा हिस्सा है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या MLP। ये सेल्फ अटेंशन द्वारा बनाए गए इस कॉन्टेक्स्ट को और भी गहराई से प्रोसेस करता है। और इनपुट को पूरी तरह से समझने के लिए मॉडल इस प्रक्रिया को सिर्फ एक बार नहीं करता। उदाहरण के लिए Phi-3 मॉडल में ठीक ऐसे 32 ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स एक के ऊपर एक स्टैक किए गए हैं। तो इनपुट डेटा इन सभी 32 परतों से होकर गुजरता है और हर लेयर के साथ उस शब्द का अर्थ और संदर्भ और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। अब इंजन रूम से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं चौथे हिस्से की, आउटपुट लेयर, जिसे लैंग्वेज मॉडलिंग हेड भी कहा जाता है। इस लेयर का काम बहुत दिलचस्प है।
ये असल में एक सिंगल लीनियर लेयर है। ये उन अत्यधिक प्रोसेस किए गए 3072 आयामों वाले वेक्टर्स को लेती है और उन्हें वापस हमारी 32,064 टोकन वाली ओरिजिनल वोकैबुलरी के आकार में प्रोजेक्ट कर देती है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो ये मॉडल से पूछ रही है कि ठीक है, इस पूरी गणितीय कैलकुलेशन को देखते हुए डिक्शनरी के हर एक टोकन के लिए स्कोर क्या है। अब उन कच्चे स्कोर्स को समझने लायक बनाने के लिए सॉफ्टमैक्स नाम के एक मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टमैक्स इन स्कोर्स को एक पाई चार्ट की तरह प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता में बदल देता है, जिनका कुल योग हमेशा 100% होता है। और बस इसके बाद मॉडल बहुत आसानी से यह तय कर लेता है कि सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी वाला टोकन कौन सा है और उसी को अगले शब्द के रूप में चुन लेता है। तो अभी तक हमने देखा कि तकनीकी रूप से ये पूरी मशीन कैसे काम करती है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गणित और प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। ये तकनीक किसी बंद कमरे में काम नहीं करती। तो क्या होता है जब ये विशाल प्रोबेबिलिटी इंजन हम इंसानों और हमारे समाज की खामियों को सीख लेते हैं और उन्हें और भी बड़ा कर देते हैं? यही हमें हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर लाता है, वास्तविक दुनिया के परिणाम, नैतिकता और जिम्मेदार उपयोग। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इंटरनेट से जो विशाल ट्रेनिंग डेटा लिया जाता है, उसमें अक्सर अनजाने में मानवीय पूर्वाग्रह या बायस छिपे होते हैं, जिन्हें ये मॉडल सीख लेते हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी या स्पष्ट होना कि बात इंसान से हो रही है या एआई से। खासतौर पर मेडिकल फील्ड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के अधिकारों का मुद्दा है और नए यूरोपीय एआई अधिनियम जैसे कानूनी नियमों का पालन करना भी अब बहुत जरूरी हो गया है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि लेखक जे अलामार ने क्या चेतावनी दी थी। उनका कहना है कि चूंकि मॉडल्स ऐसे डेटा पर ट्रेन होते हैं जिनमें पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इसलिए वो उन्हें फिर से उत्पन्न कर सकते हैं और संभावित रूप से बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट के उस अथाह ट्रेनिंग डेटा की एक एक लाइन की जांच करना नामुमकिन है, इसलिए इन छिपे हुए पूर्वाग्रहों का पता लगाना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक हम आउटपुट को लेकर पूरी तरह सतर्क ना रहें। तो अपने इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक एलएलएम केवल अगले टोकन की भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसके द्वारा बनाए गए उस अर्थ या मीनिंग की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? एक तरफ हमारे पास सिर्फ एक जटिल गणितीय इंजन है और दूसरी तरफ वो टेक्स्ट है जो पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। उस प्रभाव की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? डेटा की, उसे बनाने वाले की, या उसका इस्तेमाल करने वाले की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। इस अहम चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।